You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good. बढ़िया. बच्चे आप लोग का मोशन इन 2D वाले टेस्ट का स्कोर हमने देखा. बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है. कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है. इतने कम मार्क्स कभी नहीं आए. उन्नति, सुन पा रहे हो आप? उन्नति बच्चे, Yes, sir. बच्चे बहुत कम मार्क्स हैं. क्यों? सर प्रैक्टिस अच्छे से हुई नहीं थी. मैं देख रहा हूँ, मतलब रॉन्ग बहुत ज्यादा हो रहे हैं बच्चों के. कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट इतना ज्यादा किया है और उसके एवज में उसके रॉन्ग बहुत ज्यादा हुए हैं. तो मैं सोच रहा हूँ इस वेंसडे, आई मीन परसों, एक मोशन इन 2D का टेस्ट वापस होगा. ऑफलाइन नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन होगा, बट ये होगा. तो क्योंकि पिछले बार का स्कोर इज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री. आई डोंट नो क्यों ऐसा स्कोर हुआ. और इस बार सर्कुलर मोशन जो पिछली बार नहीं आया था, सर्कुलर मोशन में इंक्लूड रहेगा. तो कल आपका मोशन इन 2D का एक टेस्ट होगा और स्कोर पहले से थोड़े बेहतर आने चाहिए. मैक्सिमम बच्चे, मतलब मैंने सिर्फ 4 या 5 बच्चों के स्कोर को थोड़ा मैं इग्नोर करूं, तो उसके बाद के बच्चों के स्कोर काफी मतलब डिसअपॉइंटिंग है. ऐसा स्कोर, ऐसा लग रहा है कि ये कैसे आया ऐसा स्कोर. ठीक है ना. और एक ग्रुप में क्वेश्चन शेयर किया था मल्हार ने. दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. विल डिस्कस दैट क्वेश्चन टुडे. तो उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग कंटिन्यू करेंगे 7 बजे के आसपास. हम लोग वो क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेंगे. तो मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन कर लिए एंड दे आर वेरी गुड. कि सब लोग ने बिल्कुल प्रॉपर, देखो ये चीज बार बार बोलने का जरूरत नहीं है. हम कभी भी ऐसा कैम ऑन करवा के बच्चों को देख रहे हैं, बच्चे सही से बैठे हैं कि नहीं, ये सब चीज नहीं होता था पहले.
2 साल जब से हमने पढ़ाना शुरू किया तब से ये सब चीजें नहीं थी। कैमरा मतलब हम कभी किसी बच्चे को ऐसे देखे ही नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे अभी पहले के बच्चे इतने ज्यादा मतलब डिसिप्लिन थे या फिर हर तरीके से ठीक थे कि उनको ये सब बताने का जरूरत नहीं पड़ता था कि हमको जल्दी जगना है, हमको पढ़ाई करनी है, हमको बिल्कुल पोस्चर से बैठना है। लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि वो चीजें डाइल्यूट हो रही हैं। इसलिए ये सारा कुछ प्रैक्टिस मेंटेन करना पड़ रहा है। आप लोग अपनी आदतें सही रखिए। मैं पहली बार बार कह रहा हूँ, स्कोर एक बार के लिए मैं इग्नोर कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत कम स्कोर आया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग नहीं होता, लेकिन आदतें अगर अच्छी नहीं हो रही तब तो बहुत दिक्कत है। सुबह जल्दी जगना ये अपने 4 महीने से लगभग कर रहे हैं। तो आपकी क्लासेस जब से शुरू हुई है तब से मॉर्निंग में ही है, और आज भी अगर कोई बच्चा टाइम से नहीं जग रहा है, एक आध दिन किसी का लेट हो सकता है, एक आध दिन हम भी लेट हो सकते हैं, कोई वैसा एक दिन का इशू तो मैं कभी नहीं मानता है। लेकिन रेगुलर बेसिस पर अगर हम लेट ज्वाइन कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर हम लेट जग रहे हैं, तो ये बिल्कुल अब दिक्कत वाली बात है। अभी देखो 16-17 बच्चे ज्वाइंट हैं, 6-7 6:07 हो गए, और अपने पास टोटल 24-23 की स्ट्रेंथ है। तो कुछ बच्चे अगेन लेट ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा तुरंत जग के क्लास ज्वाइन कर ले रहे हैं 5-10 मिनट पहले। आई मीन 6 बजे का क्लास है तो 5:50 तक आप अलार्म लगाइए, चेहरा बिल्कुल पानी से धो लीजिए, बिल्कुल फ्रेश हो जाइए। और जो लोग और पहले जगते हैं सुबह में पढ़ाई करने की वजह से, तो तब अलग बात है। लेकिन जो नॉर्मली बच्चे मान लो बिल्कुल क्लास के टाइम पर जगते हैं, तो क्लास के टाइम पर जगने से अच्छा है 5-10 मिनट पहले, 5:50, 5:55 ऐसे, और प्रॉपर चेहरा धो लो, एकदम चेहरा पानी से धो लो कि नींद नहीं आए। और जो इसके बाद एक और बात इंश्योर करनी है कि पढ़ने के बाद हमको तुरंत नहीं सोना है। क्लास हो जाती है 7:30 बजे, उसके बाद अगर हम फिर से वापस सो गए तो आधा तो जो हमने सीखा है वो तो ऐसे ही नींद में चला गया। इसलिए अब जग गए तो जग गए, दोपहर में सो जाओ। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा सोना 6 घंटा 7 घंटा नहीं हुआ है, तो दोपहर में 1-2 घंटे का अपना टाइम निकाल के सो जाओ। क्लास के तुरंत बाद क्लास करके और फिर बुक बंद करके सो गए, तब बेकार प्रैक्टिस है। तो ये सब चीजें एकदम नहीं होनी चाहिए। मैं खुद जब इतने एज में, और जबकि मेरे को कोई ऐसा एग्जाम क्रैक नहीं करना, एग्जाम नहीं निकालना, तब जाके मैं ये इतनी प्रैक्टिस मेंटेन करता हूँ, तो तुम लोग तो भी बहुत यंग हो। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यू कैन ऑफ योर कैप। ये क्वेश्चन था, और इसको हमने एज अ होमवर्क दिया था। एनीवन हैव डन दिस क्वेश्चन? आंसर्स क्या क्या है बताएंगे? ओके, सिर्फ एक बच्चे ने किया है, बाकी बच्चे? हाँ बताइए ऋतुपर्णा, आप बताएं। सर फर्स्ट का आंसर 40 न्यूटन, सेकंड का आंसर 25 न्यूटन और थर्ड का आंसर 15 न्यूटन। ओके, और कौन बताएंगे आंसर इसका? चलिए याद है, आप बताएं। सर पहले 15 न्यूटन, फिर 40 न्यूटन और उसके बाद वाला भी 40 न्यूटन। ओके, डायरेक्शन भी अगर हम लोग क्लियर करके देख लें तो बताओ, पहला वाला फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट या राइट? ऊपर या नीचे? व्हाट इज द सर डायरेक्शन ऑफ? 5 kg ऑन 3 वाला ना? हाँ नहीं नहीं, हाँ तीनों का सेक्वेंस से बताइए। हाँ, पहले वाले का राइट, ओके। दूसरे वाले का लेफ्ट, हम्म। तीसरे वाले का राइट। ओके, सब जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बिना पेन चलाए बनते हैं, बिना पेन उठाए।
लेकिन बिना पेन उठाए पेन क्वेश्चन तब बनते हैं जब हमको बिल्कुल अच्छे से चीजें समझ में आती हो। अगर हम वेग हैं, हम कंफ्यूज हैं अपने लॉजिक्स को लेके, तो ये सब क्वेश्चन में भी हालत खराब हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमको बहुत अच्छे से समझना है कि इनके बीच में लॉजिक क्या लगेगा, किस तरह से इसको सोचना रहता है, और उसमें भले ही थोड़ा टाइम जाए तो चला जाए, कोई दिक्कत। जैसे ये तीनों ब्लॉक को हमने इस तरह से रखा है कि एक के बाजू में एक के बाजू में एक, और हम 2 kg के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन। जैसे जैसे बोल लेंगे वैसे ही वैसे सोचना रहेगा, तभी जाके ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होगा। नहीं तो इसमें कंसेप्शन से ज्यादा मिसकंसेप्शन बच्चे बनाते हैं और सारा कचरा कर देते हैं। एक आध क्वेश्चन शुरू का ठीक ठाक बनेगा, उसके बाद बाकी कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसलिए जैसे जैसे बोले बिल्कुल वैसे वैसे सोचना है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे वैसे तुमको अपने से क्वेश्चन पूछना है और आंसर्स खोजने हैं, तभी इसमें क्लैरिटी मिलेगी। अब ये 50 न्यूटन अगर फोर्स 2 kg पर लग रहा है, क्या ये 50 न्यूटन का फोर्स 5 kg पर लग रहा है या 3 kg पर लग रहा है? यस और नो। ये जो फोर्स हमने 50 न्यूटन का लगाया है, क्या ये फोर्स 5 kg पर और 3 kg पर लग रहा है क्या? एक्सक्यूज मी सर, हम्म। सर आपने स्क्रीन शेयर मतलब आपका वो दिख नहीं रहा है जहाँ पे आप लिख रहे हैं। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी। हाँ, तो द क्वेश्चन इज कि ये जो 50 न्यूटन का फोर्स है, ये 5 kg और 3 kg पर लग रहा है क्या? यस और नो? नो सर। जो हमने ये 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ये 5 kg के ऊपर और 3 kg के ऊपर लग रहा है क्या? द आंसर इज नो। ये 50 न्यूटन का फोर्स सिर्फ 2 kg पर लग रहा है। अब बात ये है कि 2 kg के ऊपर लग रहा है, तो ये अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो क्या ये 5 kg और 3 kg एक्सेलरेट नहीं करेंगे? तो अगर ये 5 kg और 3 kg अगर अपनी ही जगह पर रहते और ये 2 kg के ऊपर फोर्स लग रहा होता, तो ये 5 kg के भीतर से तोड़ के निकल जाता, 3 kg को तोड़ के निकल जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब तीनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। 2 kg, 5 kg, 3 kg, ये तीनों ब्लॉक जो है वो सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अगर सेम एक्सेलरेशन से नहीं मूव करेंगे तो तीनों का एक्सेलरेशन सपोज अलग अलग हो जाए, तो 2 kg का एक्सेलरेशन अगर ज्यादा हुआ तो इसके अंदर से घुस के निकल जाएगा, और 2 kg का एक्सेलरेशन कम हुआ तो इनके बीच में एक गैप आ जाएगा। दो बॉडीज अगर अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में कुछ देर के बाद एक गैप आ जाएगा। और अगर हम इस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और इसके बीच में गैप आ गया, तो ये अपने आप तो एक्सेलरेट होगा नहीं हवा में। इसलिए बहुत सिंपल सा बात समझना पड़ेगा कि ये तीनों साथ मूव करेंगे, मतलब तीनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। और ये एक्सेलरेशन वी कैन इजीली डिटरमिन बाय सिंपली नेट फोर्स, दैट इज 50। अगर ये पूरे को अगर हम एक ब्लॉक की तरह देखें, क्योंकि सब साथ मूव कर रहे हैं तो इसको एक सिंगल ब्लॉक की तरह देखा जा सकता है। तो 50 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, 2 प्लस 5 प्लस 3, तो 5 2 7 3 10, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। That means the entire system is moving forward with this acceleration. जैसा मैंने कहा कि ये जो 50 न्यूटन का फोर्स है, ये सिर्फ 2 kg के ऊपर लग रहा है, 3 kg और 5 kg के ऊपर नहीं लग रहा। Now the question is कि ये 3 kg का ब्लॉक एक्सेलरेट क्यों कर रहा है? Why this 3 kg block is accelerating?
तो ये 3 kg का ब्लॉक इसलिए एक्सेलरेट कर रहा है कि इसके ऊपर 5 kg एक फोर्स लगा रहा है, N1. This N1 is applied on 3 kg by 5 kg. 2 kg कभी भी 3 kg के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकता, एक्सटर्नल फोर्स 3 kg के ऊपर नहीं लग रहा। तो 5 kg ही 3 kg के कांटेक्ट में है, तो सिर्फ 5 kg इसको फोर्स लगा सकता है। जब हमने अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया, सपोज F को 0 कर दिया, तब भी 5 kg और 3 kg कांटेक्ट में है, लेकिन उस समय उनके बीच में फोर्स नहीं लग रहा था। मेरा क्या पॉइंट है, अगर ये ब्लॉक पहले से एक के बाजू में एक पड़े हुए हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तब भी 5 kg ये 3 kg के कांटेक्ट में है, लेकिन तब ये कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं लगा रहा, क्योंकि अगर लगाता तो ये ब्लॉक अपने आप मूव कर जाता। ऐसा कभी नहीं होता कि हमने बाजू में रखा और ये सेपरेट हो गए, ये कुछ आगे चला गया अपने आप, ऐसा नहीं होता। यानी कि कांटेक्ट में होने के बावजूद फोर्स पहले नहीं लग रहा था, जब तक हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, और जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अब 5 kg जो है वो 3 kg के ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा है, और नॉर्मल हमेशा पुशिंग एटीट्यूड में होता है। तो 3 kg के ऊपर सिर्फ 5 kg ही फोर्स लगा सकता है, और कोई फोर्स लगा ही नहीं सकता। और 3 kg का जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस N1, and N1 is the force applied by 5 kg. तो हम सिंपल, अगर हम 3 kg के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है अगर निकालें, तो ये 3 है मास और 5 एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स N1 इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन 3 into 5, ये हो जाएगा 15, और ये टुवर्ड्स राइट, बिल्कुल सही आंसर, ये रॉन्ग। अब बात आती है 5 kg के ऊपर। अब 5 kg के ऊपर क्या हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, हम 2 kg के ऊपर लगा रहे हैं। तब 5 kg के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? तो 5 पर 2 kg लगाएगा और लगाएगा, दोनों कांटेक्ट में लगाएंगे, लगा सकते हैं और लगाएंगे भी, क्योंकि 5 kg का ब्लॉक 3 kg के ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा है। इसको अगर हम एक्शन बोले, इफ दिस इज एक्शन, तो रिएक्शन 5 kg के ऊपर होगा, और 3 kg 5 kg के ऊपर पुशिंग एटीट्यूड। कोई भी ब्लॉक नॉर्मल पुलिंग एटीट्यूड में नहीं लगाता। तो अगर हम 5 kg वाले ब्लॉक को एक बार देखें ध्यान से, ये 5 kg का ब्लॉक है, तो 3 kg का ब्लॉक इसको इस तरह से ढकेलेगा, और ये वो N1 ही लगाएगा एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से, और 5 kg के ब्लॉक को 2 kg का ब्लॉक भी ढकेलेगा, और ये फोर्स हमने दिखा दिया N2 से। इस तरीके से ये हमारा फोर्स लग रहा है। अब N2 माइनस N1 या N1 माइनस N2 क्या करना चाहिए? तो हमको पता है एक्सेलरेशन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि N2 को बड़ा होना पड़ेगा, N1 छोटा होना पड़ेगा, यानी कि N2 माइनस N1 इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास है 5, एक्सेलरेशन है 5, ये हो जाएगा 25। लेकिन N1 तो हमने कैलकुलेट कर लिया है 15, पुट कर देंगे, तो यहाँ पर N2 हो जाएगा 25 प्लस 15, 40, and this force is applied by 2 kg on 5 kg। लेकिन हमारा जो दूसरा, हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है 2 kg ब्लॉक ऑन 5 kg ब्लॉक, तो इसका हो जाएगा 40 न्यूटन फॉरवर्ड। लेकिन उल्टा हमसे पूछा जा रहा है, मतलब 5 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक। अब सिंपल सी बात है, 2 kg जितना फोर्स 5 kg के ऊपर लगाएगा, जो हमने N2 से दिखाया है, ये जो N2 है, ये फोर्स 2 kg ने 5 kg के ऊपर लगाया, तो बदले में 5 kg का ब्लॉक 2 kg पर कितना लगाना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन रिएक्शन पे। और अगर इस बात को हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो हम एक बार 2 kg के ब्लॉक को ड्रॉ करेंगे।
ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है। इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, 50 न्यूटन लग रहा है। लेकिन सिर्फ यही फोर्स नहीं लग रहा, 5 kg भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और वो पुशिंग एटीट्यूड में ही लग कर सकता है, और ये N2 ही होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर है, यहाँ पर हमने N2 दिखाया है, तो यहाँ पर भी N2 ही दिखाना पड़ेगा। अब N2 का वैल्यू 40 हमने निकाला हुआ है, तो नेट फोर्स अगर 2 kg के ऊपर देखें तो बस -40, ये नेट फोर्स डिवाइड बाई मास के, ये हो गया 10/2 और ये हो गया 5। एक्सेलरेशन 2 kg का होना चाहिए, और यही एक्सेलरेशन 2 kg का है। तो लास्ट क्वेश्चन, आई मीन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 40 न्यूटन बैकवर्ड और ये 40 न्यूटन फॉरवर्ड, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब ये हुआ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमको एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कौन ब्लॉक कैसा फोर्स लगाता है, कौन सा फोर्स डायरेक्टली लग रहा है, कौन सा फोर्स वो उस ब्लॉक पर नहीं लग रहा है। लेकिन हम इतना कैलकुलेशन और इतना एफबीडी अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल ड्रॉ नहीं करने वाले, डायरेक्ट आंसर्स बताने वाले हैं। जैसे डायरेक्ट आंसर्स कैसे आते हैं बिना पेन चलाए, इन सब क्वेश्चन के आंसर कैसे आते हैं, और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के भी आंसर आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चन का आंसर, और भी क्वेश्चन है जिसको देख के ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो ध्यान से देखो। ये 2 kg है, ये 5 kg है, और ये 3 kg है। अगर यहाँ पर एक फोर्स हमने लगा दिया 50, तो एक्सेलरेशन तो बहुत आसानी से बिना किसी कैलकुलेशन के 2 3 5 ऐसे करके एक्सेलरेशन 5 आ गया। अब 3 kg को कोई भी एक्सेलरेशन अगर मिल रहा है तो 5 kg दे सकता है, बढ़िया बात है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर सीधे 3 × 5 करके 15 न्यूटन फॉरवर्ड। अब 2 kg 5 kg के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, अब इस 5 kg को हम ऐसे 3 kg के साथ देख लें, इस तरह से देख लें। अगर इन दोनों को एक बॉक्स की तरह देखें तो इसका टोटल मास है 5 + 3 8, और इसका एक्सेलरेशन है 5। तो 8 kg को 5 मीटर का एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, 2 kg ही दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये तो सिर्फ 2 kg पर लग रहा है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। 5 kg और 3 kg को ये जो एक्सेलरेशन ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, 2 kg प्रोवाइड कर रहा है। तो जब एक्सेलरेशन 5 हो और मास 5 + 3 8 हो, तो 40 न्यूटन का फोर्स 2 kg लगाएगा। और जब 2 kg 5 kg के ऊपर 40 न्यूटन लगा रहा है, तो बदले में 5 kg भी 2 kg के ऊपर 40 न्यूटन लगाएगा। तुमको बिना कोई एफबीडी बनाए ये क्वेश्चन को ऐसा देखते ही क्वेश्चन दिया नहीं कि आंसर, लेकिन उसके लिए हमको ये सब समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन रिएक्शन, नॉर्मल इधर नॉर्मल उधर। जब तक हमको ये सारी बातें नहीं समझ में आएंगी हम ऐसे सोच भी नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। एक क्वेश्चन और मैं चाहता हूं कि एक बार में ही सब बच्चों के आंसर आ जाए। अगर एफबीडी बनाने की जरूरत पड़े तो एफबीडी भी बना सके बच्चे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह का 3 ब्लॉक का सिस्टम है। ये हमारा लेट से 4 kg, और ये है 3 kg, और ये है 1 kg, और ये हो जाएगा 64 न्यूटन। ये तीनों के नाम दे दिए हमने ABC। तो आपको बताना है फोर्स ऑन 3 kg by 4 kg, force on 1 kg by 3 kg with direction. जितना जल्दी इस बच्चे ने हैंड रेस किया है, इस क्लास के सारे बच्चे को इतनी ही जल्दी हैंड रेस करना चाहिए था। इसका मतलब अभी भी कॉन्सेप्ट को उस तरीके से नहीं समझ पाए जैसा मैं बताना चाहता था। ओके, टेक योर टाइम।
बाकी बच्चे इतना टाइम ले रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि उन्होंने अभी तक मेरे कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं किया। हाँ कनक बताइए क्या आंसर है? सर फर्स्ट का 32 न्यूटन और सेकंड का 56 न्यूटन। 32 न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड, वर्ड। 32 न्यूटन बैकवर्ड हाँ और 56 न्यूटन। वो भी बैकवर्ड। ओके, कोई चेंजेस? आद्या, मल्हार, कोई चेंजेस है इसमें? सर नहीं सर, मेरा सेम। पहला पहला क्या है? आद्या, सर मेरा पहला 80 आया है। 80 न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड। सर फॉरवर्ड है। और दूसरा? नहीं सर हाँ हाँ पहले वाले का, हाँ ठीक है। और दूसरा? सर वो सेम है। सबसे पहले तो इस आंसर को हम डायरेक्ट इसी तरह रॉन्ग काट सकते हैं, क्योंकि हमने 64 न्यूटन का फोर्स लगाया है। इससे ज्यादा फोर्स आपस में ब्लॉक में कैसे लग सकता है? तो ये तो देख ही हमारे आंसर गलत काट देंगे। और जैसा मैंने कहा था, अगर तुम लोग उस तरीके से सोच रहे होते, एक सिंगल क्वेश्चन का भी आंसर गलत नहीं होता, लेकिन ये भी आंसर गलत है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, डायरेक्शन रॉन्ग। 3 kg का ब्लॉक 4 kg को पुल क्यों करने का भाई? इसका पुशिंग एटीट्यूड है, तो ये तो कभी फोर्स लगाएगा तो इधर ही लगाएगा ना। ये अपनी तरफ कैसे फोर्स लगा सकता है 3 kg? तो डायरेक्शन वाइज ये आंसर रॉन्ग हो गया। 1 kg के ब्लॉक पर 3 kg बिल्कुल सही डायरेक्शन, ये एक्सक्यूज मी डायरेक्शन। सर, सर वो 3 kg बाय 4 kg है ना। 4 फोर्स ऑन, kg 3 kg। एक मिनट, फोर्स ऑन 3 kg, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, सही है सही है सही है सही 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 सही। फोर्स ऑन 3 kg बाई 4 kg लिखा है ना, वो लिखने में थोड़ा सा मेरे को स्टेटमेंट फोर्स अप्लाइड बाई 3 kg ऑन 4 kg जैसे ऐसा मैं जनरली लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमने स्टेटमेंट को थोड़ा उल्टा लिखा है। नहीं बिल्कुल सही बात है, डायरेक्शन सही है। 4 kg का ब्लॉक 3 kg को पुश कर सकता है, तो यही डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। और 1 kg का ब्लॉक 3 kg के ब्लॉक को, सॉरी, ये हमने स्टेटमेंट ही अपने थिंकिंग के उल्टे लिख दिया है। तो फोर्स ऑन 1 kg बाई 3 kg, 3 kg का जो ब्लॉक है वो 1 kg को पुश कर सकता है, तो दोनों ये डायरेक्शन सही है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन कौन सा होगा। उसके बाद क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लास्ट ब्लॉक को लेकर सोचना होता है। एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वी कैन इजीली फाइंड आउट एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज 4 3 7 1 8 64 by 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सबसे लास्ट वाले ब्लॉक को इसलिए देखना होता है क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है 3 kg के कारण। इसके ऊपर कोई और दूसरा ब्लॉक फोर्स लगा ही नहीं सकता। अगर इसका एक्सेलरेशन 8 है और सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर 8 है, तो 4 kg का अगर 8 है तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगना चाहिए? 32। कौन लगा सकता है? 3 kg। जब 3 kg इसके ऊपर 32 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, तो बदले में 4 kg 3 kg के ऊपर कितना लगेगा? 32 न्यूटन, इक्वल एंड अपोजिट। बिल्कुल सही आंसर। दूसरा, फोर्स ऑन 1 kg बाई 3 kg, 1 kg के ऊपर 3 kg कितना फोर्स लगा रहा है? तो सिंपल सी बात है, अगर हम 1 kg के ब्लॉक को थोड़ा सा ध्यान से समझे, एक तरफ 64 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 1 kg के ब्लॉक को। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो हमको बना लेने में कोई बुराई नहीं है।
ने 64 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अगर सिर्फ यही फोर्स लग रहा होता तो ये 64 मीटर पर सेकंड इसको ऐसे एक्सेलरेट कर रहा होता, क्योंकि 1 kg का मास है, 64 न्यूटन फोर्स है, तो 64/1 64 एक्सेलरेशन होता, लेकिन 64 एक्सेलरेशन तो है नहीं। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा है, और वो कौन लगा रहा है? 3 kg लगा सकता है। तो 3 kg का जो ब्लॉक है वो पुशिंग एटीट्यूड ही में ही फोर्स लगाएगा, और वो कितना लगाएगा मेरे को नहीं पता, तो हमने इसको नाम दे दिया एन डैश। तो ये एन डैश निकालना है, तो 64 माइनस एन डैश डिवाइड बाई मास, एंड दैट इज इक्वल टू 8। नेट फोर्स बाई मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहां से एन डैश हमारा आ जाएगा 56 न्यूटन। या फिर हमने पिछली बार जैसे किया था कि जितना 3 kg 1 kg के ऊपर लगाएगा, उतना ही 1 kg 3 kg के ऊपर लगाएगा। और अगर 3 और 4 इसको कंबाइंड एक सिस्टम ले लें, इसको एक कंबाइंड सिस्टम ले लें, तो 3 और 4 कंबाइंड का एक्सेलरेशन हो रहा है 8। वो किसके कारण हो रहा है? 1 kg के धक्का देने की वजह से। तो 1 kg कितना फोर्स लगा रहा होगा 3 kg के ऊपर? तो 4 3 7 इंटू 8, 7 इंटू 8, तो 56। मतलब 1 kg 3 kg के ऊपर 56 न्यूटन का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा। और अगर 56 न्यूटन का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 kg 3 kg के ऊपर लगा रहा है, तो बदले में 3 kg 1 kg के ऊपर ही 56 न्यूटन का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली मैंने जो स्टेटमेंट लिखा था वो हम जैसे जनरली स्टेटमेंट देते हैं। हाँ, देखो जैसे यहाँ पर हमने लिया ना 5 kg ब्लॉक ऑन 3 kg ब्लॉक, ऑन बाद में देते हैं, लेकिन हमने ऑन पहले देके बाई बाद में दे दिया, तो थोड़ा सा मेरे को पहले स्टेटमेंट समझने में मेरा ही स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ हुआ। जो जनरली हम क्वेश्चन देते हैं उससे अलग स्टेटमेंट लिख दिया, बाकी आंसर्स दोनों सही है। और ये 80 न्यूटन कैसे आ सकता है? मतलब, सर और सबसे एक्चुअली मेरा 32 ही आया था, वो मैंने साइन का गलती कर दिया, उसकी वजह से 80 आ नहीं गया, और बता रहे हैं ना, डायरेक्शन में मेरी सही आई थी, वो बोलते बोलते गलत हो गया। नहीं ये बता रहे हैं कि ये सब कैलकुलेशन अगर हम कर रहे हैं तो हम बहुत कम पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। ये सब क्वेश्चन मतलब मैं 9th क्लास में सॉल्व कराता हूँ, तुमको क्या बताऊँ। ये क्वेश्चन 9th क्लास के बच्चे करते हैं, और वो भी बहुत जल्दी करते हैं। ये 11th क्लास का क्वेश्चन है ही नहीं। मतलब ये जितने भी मैं इस ये ब्लॉक पर कितना लगा रहा है, ये ब्लॉक पर, ये जितने भी बातें मैं बता रहा हूँ, ये सब 9th क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है। ये तो ठीक है हमने 9th में नहीं सीखा या फिर समहाउ, तब हम यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये 11th क्लास का क्वेश्चन है ही नहीं। आजकल 9th क्लास का अगर बुक देखोगे लॉज ऑफ मोशन में, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमनली वहां पर डिस्कस किए जाते हैं। तो हमको ये समझना है कि ये सब में हम प्लस माइनस में गलती का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। हम इस देख के ही ऐसे, अच्छा ये है तो इतना इतना लग रहा होगा। जैसे एक और डायग्राम, एक और लास्ट डायग्राम, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। कोई कैलकुलेशन एफपीडी वगैरह का इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है। ये 2 kg, ये लेट से 6 kg, और ये लेट से 7 kg, और ये हमारा हो गया 60 न्यूटन का फोर्स। आपको बताना है फोर्स ऑन 7 kg बाई 6 kg, फोर्स ऑन 2 kg बाई 6 kg। ऐसे हम कभी भी घुमा घुमा के कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं, और जैसे ही हमने क्वेश्चन पूछा आंसर उतने ही जल्दी आना चाहिए। चलिए बताइए। Oh, sir, 28 Newton, right? नहीं, left, sorry. नहीं राइट है वो सर, y6 kg वो स्टेटमेंट में थोड़ा क्या है ना, मेरा गलती थी। स्टेटमेंट, हाँ मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है, इधर उधर हम कर रहे हैं ना स्टेटमेंट के साथ, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। और और 52 न्यूटन लेफ्ट। क्या सबके यही आंसर है? जितने लोग ने हैंड रेज किया है किसी का आंसर अलग है या यही है? एनीवन हैव डिफरेंट आंसर? यू कैन टेल मी।
अब देखो 60 न्यूटन का फोर्स है, 7 6 13 2 15, 7 मूव करने की बात है, तो 15 चौके 60 मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। और स्टार्टिंग 7 kg के ब्लॉक का ही एक्सेलरेशन हमको देखना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, बाकी दोनों ब्लॉक के ऊपर दो दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन 7 kg के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 7 × 4 28। कौन लगाएगा? 6 kg पुशिंग एटीट्यूड। करेक्ट है बिल्कुल। अब फोर्स ऑन 2 kg बाई 6 kg, 6 kg के लग 2 kg के ऊपर कितना लगा रहा है? तो 6 kg 2 kg के ऊपर उतना ही लगाएगा जितना 2 kg 6 kg के ऊपर लगा रहा था। कितना लगा रहा था? तो 7 6 13 × 4 13 × 4 52। ये 2 kg का ब्लॉक 6 kg के ऊपर लगा रहा था, तो बदले में 6 kg का ब्लॉक 2 kg के ऊपर उतना ही लगाएगा। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर करेक्ट। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बिना पेन चलाए, बिना डायग्राम ड्रॉ किए। हाँ श्रवणी बताइए। सॉरी सर, गलती से रेज हो गया था। Okay. तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको कुछ भी ऐसा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। देखो पहला क्वेश्चन हमने कितना एक्सप्लेन करके बताया, ये क्यों? क्योंकि वहां पर हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है, हम डायरेक्ट देख के ही आंसर लिखते रहे। तो हमको ये 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह के क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। नॉर्मल का कैलकुलेशन कैसे होता है और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन जो सेकेंड फोर्स है उसके बारे में बात करें। सेकेंड फोर्स है हमारा टेंशन। इसके बाद का जो फोर्स है वो है टेंशन। नॉर्मल पर अभी और कैलकुलेशन बाकी है, तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल का वैल्यू, ये सब नॉर्मल ही है, ये जितने भी मैं फोर्स निकाल रहा हूँ ये नॉर्मल ही है, और इसमें कहीं भी नॉर्मल mg के बराबर है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए नॉर्मल mg के बराबर होता है या नॉर्मल का वैल्यू फिक्स होता है, ये सब जो दिमाग में कचरा बैठता है उसको बैठाना ही नहीं। जितना जरूरत होगा उतना ही लगेगा, जरूरत नहीं होगा नहीं लगेगा, कांटेक्ट होने के बावजूद नहीं लगेगा। जैसे मैंने कहा था कि अगर ये फोर्स नहीं लग रहा होता और तीनों के ब्लॉक आपस में जस्ट बाजू बाजू में प्लेस्ड होते, और तो हमसे पूछा जाता सेम क्वेश्चन, अगर हम 60 न्यूटन का फोर्स ना लगाए और उसके बाद हमसे सेम क्वेश्चन पूछा जाए, तो दोनों में आंसर 0 हो जाएगा। जरूरत नहीं है, नहीं लगा रहा फोर्स, कांटेक्ट है नहीं लगा रहा। कांटेक्ट का मतलब कांटेक्ट फोर्स लगेगा ही, ये भी बोलना गलत है। लेकिन कांटेक्ट फोर्स लगने के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बिना कांटेक्ट के कांटेक्ट फोर्स लगेगा कैसे? तो ये सब बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जो हमको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट है टेंशन, एंड दैट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग फोर्स। सर वो कांटेक्ट वाला स्टेटमेंट आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? दो बॉडी जब कांटेक्ट में हो तो फोर्स लगा सकते हैं, लगाएंगे ही ऐसा नहीं बोला जा सकता। और दूसरा हमने कहा कि अगर कांटेक्ट फोर्स लगना है तो कांटेक्ट जरूरी है। ओके सर। अब बात आती है टेंशन, और ये जो फोर्स है ये स्ट्रिंग के कारण जो फोर्स लगता है, फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग के बारे में भी बहुत सारी बातें हमको समझनी पड़ेंगी। देखो जनरली स्ट्रिंग जो हम यूज करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, और जब तक बोला न जाए, मैंने तो जानबूझ के थिकनेस दिखा दिया, वैसे थिकनेस नहीं दिखानी चाहिए, जब तक बोला न जाए ये जो स्ट्रिंग है ये आइडियल स्ट्रिंग होता है। और आइडियल स्ट्रिंग का मतलब होता है मासलेस। वैसे स्ट्रिंग का मास होता है अच्छा खासा, लेकिन जब तक आइडियल स्ट्रिंग की बात चल रही है तो ये मासलेस होता है। और
inextensible. Inextensible. इनएक्सटेंसिबल मतलब इसका लेंथ को ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। अभी तक हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन नहीं पढ़ा, एक दिन हम लोग कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे इसमें। उस दिन इस बात को बहुत अच्छे से समझ में हम लोग आएंगे कि ये क्यों वर्ड यूज किया गया है। एक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि किसी भी सिस्टम में अगर है तो उसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कंस्टेंट रिलेशन में काम आता है। अब ये जो स्ट्रिंग फोर्स लगाता है वो उसको टेंशन कहते हैं, और स्ट्रिंग कभी भी एक एंड पर फोर्स नहीं लगाता, स्ट्रिंग हर पॉइंट पर फोर्स लगाता है। स्ट्रिंग अप्लाइड फोर्स, जो एक और स्टेटमेंट हमको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग अप्लाई फोर्स एट एवरी पॉइंट। क्या मतलब है इस बात का वो भी देखेंगे। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, स्ट्रिंग अप्लाई फोर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये टुवर्ड्स इटसेल्फ वर्ड जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक की स्ट्रिंग फोर्स का हमने लिखा हुआ है। जैसे समझने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि क्या हो रहा है मेन पॉइंट। मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक हमने स्ट्रिंग से लटका दिया है, और क्योंकि हमने एक से एक नमूनों को देखा है इसलिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि क्वेश्चन के दौरान स्ट्रिंग टूटेगी नहीं तो कितने बच्चे स्ट्रिंग को तोड़ के एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं कि सर ऐसा हुआ, तो नहीं होगा, स्ट्रिंग टूटेगी नहीं। अब इस तरह से एक ब्लॉक को हमने लटकाया है, इस ब्लॉक का मास है m। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम m ब्लॉक के बारे में सोचें तो इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये पहला फोर्स तुमको ये दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ब्लॉक है ये नीचे नहीं आ रहा, ये अपनी जगह पर रुका हुआ है। इसका मतलब कोई ना कोई एक फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, और यहाँ पर कोई और फोर्स लग नहीं सकता बोल के हमको टेंशन ही लगाना पड़ेगा। तो टेंशन कैसे लगेगा, तो हमने लिखा है कि स्ट्रिंग अप्लाई फोर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इस एंड पर जहां पर ये कनेक्टेड है उस एंड पर स्ट्रिंग के कारण जो फोर्स लगेगा वो अपनी तरफ लगेगा, लाइक दिस। लेकिन अगर इसी स्ट्रिंग के कारण हम जहां से ये लटका है उस एंड पर पूछे तो टेंशन कैसा लगेगा, टुवर्ड्स इटसेल्फ, लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा टेंशन का डायरेक्शन। एंड जो लास्ट चीज हम तुमको लिखना चाहते हैं इस स्ट्रिंग फोर्स के बारे में, और टेंशन इज ऑल्सो अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फिर से सेल्फ एडजस्टिंग आ गया, और सेल्फ एडजस्टिंग जैसे ही वर्ड आता है इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता, फिर रिक्वायरमेंट जितनी होती है उतना ही लगाना होता है। अब यहाँ की सिचुएशन को समझे, यहाँ पर mg जो है वो रेस्ट में है, तो जब रेस्ट में है तो नेट फोर्स को जीरो होना पड़ेगा, यानी कि T माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो सीधे सीधे बोल सकते हैं T mg के बराबर है। लेकिन अगर यही चीज एक पूरे एक लिफ्ट में डाल दी जाए, सपोज इस पूरी चीज को हमने एक लिफ्ट में डाल दिया, और लिफ्ट में वेलोसिटी होने से तो कुछ नहीं होगा, मैंने पहले बताया है, एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाने लगा। और अब पूछा जाए टेंशन कितना है, तो ऐसा नहीं है कि जब हमने इसको लिफ्ट में डाला तो डायग्राम में कोई चेंजेस आएंगे, कोई चेंजेस नहीं, अभी भी T और mg लग रहा है। बट सेकेंड सिनेरियो में हमारा T बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इस m को एक एक्सेलरेशन मिल रहा है और वो लिफ्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है।
वो ये वायर, ये जो केबल है वही प्रोवाइड कर रहा है, ये जो स्ट्रिंग है वही प्रोवाइड कर रहा है। तो टेंशन अब बड़ा होना पड़ेगा और mg अब छोटा होना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि टेंशन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जरूरत पड़ी तो ये बड़ा हो गया, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर टेंशन mg प्लस है। अगर मान लो ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने लगता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब टेंशन छोटा हो जाएगा, इसको तो जितनी जरूरत है उतना ही लगना है, और तब mg माइनस टी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और टी हमारा हो जाएगा mg माइनस। अब अगर थोड़ा सा हम फोकस करें तो g प्लस है और g माइनस है, ये पहली बार तो हम देख नहीं रहे, ये तो हमने कल भी देखा था, और हमने एक टर्म डिफाइन किया था जिसको बोलते हैं हम लोग जी इफेक्टिव। वही टर्म रिपीट हो रहा है अगर ध्यान से देखो तो, जी इफेक्टिव जी प्लस ए अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो, और अगर नीचे की तरफ हो तो जी माइनस है। ये हमने कल देखा था और यही बात यहां पर निकल के आ रही है। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम फ्री फॉल में चला जाए, लेट्स अज्यूम फ्री फॉल, एक और सिचुएशन यहां पर ले लो, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में होगा तो नीचे mg माइनस टी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन mg, मास m एक्सेलरेशन g, इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। तो यहाँ पर टेंशन जीरो हो जाएगा। अभी भी ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड है, लेकिन टेंशन कितना हो गया, जीरो। तो जी इफेक्टिव जीरो हो जाता है फ्री फॉल में, ये भी पता है। मतलब हम ध्यान से अगर चीजों को देखें तो टेंशन यहां पर आया mg जब एक्सेलरेशन नहीं था तो, और कोई भी और एक्सेलरेशन अगर आ गया तो उसमें आंसर हो गया जी इफेक्टिव। मतलब हम जनरल तरीके से सोचे तो टी का जो एक्सप्रेशन है वो m टाइम्स जी इफेक्टिव ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमको जी इफेक्टिव निकालने आता है तो ये लिफ्ट के प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, एक एक लाइन में ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको लिफ्ट में डाल दिया, कहाँ डाल दिया, कैसे डाल दिया, इसे कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब एक क्वेश्चन अगर तुम लोग एक बार में सही कर देते हो तो मुझे समझ में ऐसा आ जाएगा कि तुम लोग को चीजें समझ आ गई। जैसे इस तरह से तीन ब्लॉक तीन अलग अलग स्ट्रिंग से लटके हुए हैं। इसको मैंने माना स्ट्रिंग 1, इसको मैंने माना स्ट्रिंग 2, और इसको मैंने माना स्ट्रिंग 3। इसका वेट है 5 kg, इसका वेट है 3 kg मास, सॉरी, और इसका 2 kg। इस तरह से ये मासेस दिए गए। ये जो पहले वाला स्ट्रिंग है, ये तीनों अलग अलग स्ट्रिंग है। सबसे पहले तो याद रखना कि दे आर डिफरेंट स्ट्रिंग्स, और तीन अलग अलग स्ट्रिंग है तो टेंशन तीनों में अलग अलग होना चाहिए। तो मैं इसके टेंशन को बोलता हूँ T1, इसके टेंशन को बोलता हूँ T2, इसके टेंशन को बोलता हूँ T3। हमको T1, T2, T3 के वैल्यू चाहिए। ओके, वेरी गुड। कृष्णा बताइए। 50, 81, 100, T1 का 50, 80, T2 का 100, 80 और T3 का 100, ऐसा यही आंसर है। हाँ सर। आवाज, ओके, आफिया सेम आंसर है। मेरा भी यही है।
बराबर। देखो, वेरी गुड, आज तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है। देखो, सबसे पहले हमको टेंशन का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या होगा वो तो हम एक बार में समझ जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन नहीं समझ आता। डायरेक्शन को ध्यान से समझो। ये जो 5 kg का ब्लॉक है, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, 1, इसलिए इसके ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, लाइक दिस। इसको हम बोलेंगे T1। लेकिन 3 kg का ब्लॉक 2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, 1 and 2। तो 1 वाला जो स्ट्रिंग है वो 3 kg के ऊपर जो टेंशन लगाएगा वो T1 ही लगाएगा, लेकिन वो नीचे की तरफ लगाएगा, और सेकंड वाला स्ट्रिंग इसके ऊपर ऊपर की तरफ लगाएगा। 2 kg का ब्लॉक 2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, 2 and 3। तो 2 वाला स्ट्रिंग इसके ऊपर नीचे की तरफ लगाएगा, और 1 वाले 3 वाले स्ट्रिंग इसके ऊपर ऊपर की तरफ लगाएगा। ये जो स्ट्रिंग अप्लाई फोर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसलिए कहीं से भी देखेंगे तो स्ट्रिंग अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, ये बात को ध्यान से जरूर समझने की कोशिश करेंगे। अब बात है फोर्स निकालने की। तो 5 kg का ब्लॉक सिर्फ T1 के कारण लटका है, इसका जो भी वेट होगा वो T1 बैलेंस करेगा, 50 न्यूटन। वेरी गुड। 3 kg के ऊपर मैंने सेकेंड स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, तो हम सिर्फ ऐसा समझ जाएंगे कि ये दोनों ब्लॉक इसके कारण लटके हुए हैं, सेकंड के कारण। अगर सेकंड नहीं होता तो ये गिर जाते। तो इन दोनों का टोटल वेट कितना है, 5 3 8, तो T2 80 न्यूटन। अगर थर्ड वाले स्ट्रिंग के बारे में बात करें तो ये तीनों किसके कारण लटके हैं, 3 के कारण। तीनों का कंबाइंड वेट जो होगा वही उसका टेंशन होगा, 100 न्यूटन। और अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड भी कर दें कि ये लिफ्ट के अंदर है, एक्सेलरेट हो रहा है नीचे ऊपर, तो बेसिकली ये क्या था, ये 5G था, ये 8G था, और ये 10G था। लिफ्ट के अंदर जैसे ही डालेंगे और एक्सेलरेशन ऊपर या नीचे देंगे तो जी की जगह क्या डाल देंगे, जी इफेक्टिव। तुमको दोबारा क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। हमने सिस्टम जब रेस्ट में था, मूव नहीं कर रहा था, उस समय टेंशन निकाल लिया, बस जी को जी इफेक्टिव डाल देंगे तो ये लिफ्ट वाले क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है ये? एक क्वेश्चन इसका ऐसा भी दिया जाता है, वो जो 3 ब्लॉक वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे उस वैरायटी में स्ट्रिंग भी कभी कभी आ सकता है। इस तरीके से, और यहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं। लेट से मास है 3 kg, 4 kg, और लेट से 6 kg, और ये हमारा है 65 न्यूटन। तो ये स्ट्रिंग हो गया 1 और ये स्ट्रिंग हो गया 2। हमसे पूछा जा रहा है T1 कितना होगा और T2 कितना होगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड मल्हार, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा सीखा तुमने ना। आप ये बताइए। सर T1 15 न्यूटन और T2 35 न्यूटन। देख रहे हो कैसे आंसर आ रहे हैं? क्वेश्चन ड्रॉ नहीं किया कि बच्चों के आंसर आ रहे हैं, इससे भी तेज आंसर आते हैं। क्वेश्चन हमने लिखा ही नहीं, तुरंत बच्चा आंसर रेडी करने, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है ही नहीं। ये सब तो
मतलब क्या बोले, हलवा है जो तुमको मिल गया और तुम तुरंत सॉल्व करोगे। असली क्वेश्चन पर हम लोग 1-2 दिन के बाद आएंगे। ये तो बेसिक बेसिक सवाल है जिसको हमको बिल्कुल बिना देर किए सॉल्व करना है। मैं वापस एक बार टेंशन के डायरेक्शन को दिखाता हूं और उसके बाद सोचने का तरीका। 1 वाला जो स्ट्रिंग है वो 3 kg के ऊपर टेंशन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये टुवर्ड्स इटसेल्फ वाला जो डायग्राम है ये कभी भूलने की जरूरत नहीं है। हमेशा टुवर्ड्स इटसेल्फ का मतलब समझ में आना चाहिए कि है क्या। इस तरह से स्ट्रिंग के कारण फोर्सेस लगेंगे। अब पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा ये हमको पता है। तो एक्सेलरेशन बिल्कुल आज का जो पहला सवाल था, नॉर्मल की जगह टेंशन हो चुका और कुछ नहीं। तो 65/6 + 4 + 3 तो ये हो गया 5। अब इस एक्सेलरेशन से 3 kg को कौन एक्सेलरेट करा रहा है? T1 करा रहा है और कोई नहीं काम कर रहा है। T1 अगर 3 kg को 5 मीटर/सेकंड² एक्सेलरेशन अगर दे रहा है तो कितना हो जाएगा? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। 3 × 5 15। बिल्कुल सही आंसर। अगर 4 kg आई मीन सेकंड टेंशन T2 की बात हो रही है तो ये 4 kg को नहीं, अगर हम इस पूरे को कंबाइंड एज सिस्टम की तरह के, इस पूरे को कौन खींच रहा है? सेकंड स्ट्रिंग खींच रहा है। 4 + 3 7 × 5 35 न्यूटन। अब हम ये कहेंगे कि सर हम सिर्फ 4 kg को क्यों नहीं देख रहे हैं? इसलिए नहीं देख रहे हैं, अगर 4 kg को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि देख नहीं सकते, लेकिन 4 kg के ऊपर सिर्फ T2 तो नहीं लग रहा, T1 भी लग रहा है। तो अगर सिर्फ 4 kg को देखेंगे तो T1 को भी देखना पड़ेगा, और अगर 4 और 3 कंबाइंड देखेंगे तब T1 को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अब इंटरनल फोर्स हो चुका है। अगर सिर्फ कहोगे कि नहीं सर हम 4 kg को देखना चाहते हैं, देखो ठीक है, वो उसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है तो हमको T2 - T1 = मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा। T1 हमने ऑलरेडी 15 निकाला है, तो T2 20 + 15 35 न्यूटन, इससे भी आएगा आंसर। तुमको लग रहा है नहीं हम सर 6 kg को देख के T2 निकालना चाहते हैं, कर लो। 6 kg का ब्लॉक, डायरेक्ट फोर्स लग रहा है 65 और T2 पीछे की तरफ लगेगा, तो 65 - T2 = मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहां से भी T2 निकालोगे वही आएगा। तो पॉइंट तो ये है ही नहीं कि हम कैसे निकालना चाहते हैं, 1000 तरीके हैं। हम कितना जल्दी निकालते हैं और कितना सही निकालते हैं, अब तो बात इस पर आ गई है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हमने किए हैं टेंशन के, ये बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। एक क्वेश्चन है जो ग्रुप में शेयर हुआ था, और उस क्वेश्चन में खासियत क्या है कि उससे मास भी वेरिएबल है। मास इज नॉट कांस्टेंट, और इसलिए ही वो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो देखते हैं एक बार वो क्वेश्चन को, सब लोग ने वो क्वेश्चन देखा तो है ना, ग्रुप में शेयर्ड है, यू कैन सी इट। A cart loaded with water having total mass 100,000 kg, moves on a straight horizontal road starting from rest under the action of a force 100 Newton. The water spills through a small hole in the bottom at a rate of 0.1 kg/second. The velocity of cart after 300 seconds. ठीक है, ये हमारा कोई कार्ट है, इसके अंदर पानी सपोज भरा हुआ है 1000 kg, और कहीं से पानी लीक आउट भी हो रहा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है इसका मास कमता जाएगा।
और किस रेट से कम हो रहा है dm/dt, ये हमको दिया हुआ है 0.1 kg पर सेकेंड, दैट इज dm/dt। dm/dt ये हमको दिया हुआ है 0.1 kg पर सेकेंड, और इस पर एक कांस्टेंट फोर्स कितने न्यूटन का, 100 न्यूटन का एक कांस्टेंट फोर्स हमने लगाया है। ठीक है, चूंकि मास हमारा वेरिएबल हो गया है, इनिशियल मास m0, इसको हम 1000 kg लेंगे, और चूंकि हमको वेलोसिटी निकालनी है तो हमको एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। क्या इस बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? इस बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा क्योंकि मास चेंज हो रहा है। वेरिएबल होगा। फोर्स भले ही कांस्टेंट लग रहा हो, लेकिन मास तो वेरिएबल है, मास तो कम हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन वेरिएबल है। और जब भी कभी वेरिएबल चीजों के साथ हम डील कर रहे होते हैं तो हमको एक जनरल कंडीशन लाइक आफ्टर टाइम टी क्या हो रहा है वैसा सोचना पड़ता है। एक जनरल सिनेरियो ले लेंगे आफ्टर टाइम टी का, जब कार्ट कुछ दूर गया होगा आफ्टर टाइम टी, ये जनरल कंडीशन है। तो इसमें मास कितना होगा उस समय इसका मास हो जाएगा m। फोर्स तो उतना ही लगेगा जितना कि लग रहा है, लेकिन मास कितना होगा, ये अगर dm/dt को मैं 0.1 कंसिडर करूं तो ये 1000 माइनस 0.1 इंटू टी, ये हो जाएगा मास। इतना पानी बाहर गिर चुका, इसलिए एक्सेलरेशन की अगर बात होगी तो उसको हम लोग 100 डिवाइड बाई 1000 माइनस t/10, 0.1 को 1/10 कर दिया ताकि थोड़ा सा सिंपल दिखे। ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये 10⁻³ डिवाइड बाई ये 10⁻⁴ माइनस टी, ये ऐसा हो गया। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इतना छोड़ दो, इतना ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेरी सिंपल। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? dv/dt करके, और क्या? dv/dt is equals to 10⁻³ divided by 10⁻⁴ minus t। तो अब हम लोग dv is equals to 10⁻³ divided by 10⁻⁴ minus t dt, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो लिमिट हमारा 0 से लगना चाहिए, और ये टाइम भी हमारा 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए। और कितने टाइम के बाद, क्वेश्चन में जो हमारा पूछा गया है द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट आफ्टर 300 सेकेंड्स, तो या तो तुम सीधे सीधे इसको t के लिए सॉल्व कर लो और जनरल एक्सप्रेशन निकाल के t का वैल्यू 300 डाल दो, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे सीधे सीधे पूछ दिया गया कि 300 सेकेंड पर क्या होगा, तो तुम सीधे सीधे 300 ही डाल दो ताकि डायरेक्ट आंसर आ जाए। अगर तुम t डाल के सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। फिर हम 3 सेकेंड्स पर 300 पर निकाल लें, 400 पर निकाल लें, जनरल एक्सप्रेशन आने के बाद कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अगर मान लो सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो डायरेक्ट 300 डाल दो, तो जो आएगा आंसर वो एक्चुअल इसी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि कब हमको जनरल एक्सप्रेशन निकालना है और कब हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। अगर हमने 300 डाल दिया तो वी आर सॉल्विंग फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू, एंड अगर हमने यहाँ पर 300 की जगह t डाल दिया होता तो आंसर t के टर्म्स में आता और वो एक जनरल एक्सप्रेशन होता। सर उसमें वो ln के टर्म्स में आ रहा, फिर वो इंटीग्रल। हाँ, तो ln के टर्म्स में आएगा तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, दिक्कत क्या है?
10 to the power 3 dt divided by 10 to the power 4 minus t. अब dx by x और 1 by x dx का इंटीग्रेशन वाला ये बात है, तो dx डिवाइड बाई a माइनस एक्स, अगर हमारा इस तरह का इंटीग्रेशन है तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, ln a माइनस एक्स माइनस 1, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे जो भी लिमिट होगा। तो यहाँ पर लिमिट है 0 to 300। लॉन से घबराने की जरूरत नहीं है, क्यों घबरा रहे हो इतना लॉन से। तो 10 to the power 3 ln 10 to the power minus 4 t divided by minus 1, limit 0 to 300। ओके, -1 को पहले ही बाहर कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन में जब भी माइनस आता है तो ये रिकमेंडेड होता है कि माइनस को बाहर कर दिया जाए। और एक बार ln 10 to the power 4 minus 300 माइनस ln 10 to the power 4, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब माइनस को अंदर लेके जाओ तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो 10 to the power 3 ये हो जाएगा ln 10 to the power 4 minus ln 10 to the power 4 minus 300। ओके, अब यहां पर ln a माइनस ln b, तुम लोग को ln सिखाया गया था इसी दिन के लिए, ln a माइनस ln b, तो ln a by b होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, 10 to the power 3 ln 10 to the power 4 divided by 10 to the power 4 minus 300। अब यहां पर या फिर इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर दें कि कुछ और बढ़िया बात हो जाए। यहां पर डिवाइड करने से बात नहीं बनेगा, इसके बाद हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसको डिवाइड मत करो, डिवाइड करोगे तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखने लगेगा। अब क्या करो, 10 to the power 3 4 ln 10 माइनस ये 10 to the power 4 minus 300 कितना हो जाएगा, ln 10,000 minus 300, ये 10,000 ही होगा ना, हाँ 9700 माइनस 300, तो 9700 हो जाएगा। तो 10 to the power 3 4 ln 10 माइनस ln 9700। अब ln 9700 को भी अगर चाहे तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको कुछ ऐसे कर देंगे, देखो हम कैलकुलेशन को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बढ़ा जा रहा है, थोड़ा ऐसा कैलकुलेशन पर ला दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा सिंपल दिखे, और तुम लोग को ये सब मैनिपुलेशन आना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब इसको हम लोग 9.7 into 10 to the power 3 ऐसा कर सकते हैं, ln 9.7 into 10 to the power 3 ऐसा कर सकते हैं। अब ln a into b ऐसा है, तो इसको ln a plus ln b ऐसा लिखा जा सकता है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिखा जा सकता है माइनस ln 9.7 प्लस ln 10 to the power 3 ऐसा लिख सकते हैं, ln a into b ln a plus ln b ऐसा कर सकते हैं। और ये 4 ln 10 ये तो एज इट इज पड़ा ही रहेगा। अब देखो क्या होगा कि ये पावर मल्टीप्लाई होगा और थोड़ा काम सिंप्लीफाई हो जाएगा। फोर और बाहर में 10 to the power 3 का टर्म था, सॉरी 10 to the power 3 को रहने दो, 4 ln 10 माइनस
3 ln 10 माइनस ln 9.7। अब जो हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन आया है वो बहुत सिंपल है, ln 10 माइनस ln 9.7। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, दैट इज 10⁻³ और इनटू ln 10/9.7। ये निकालना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड दिस। अगर कैलकुलेटर हो तो ये वैल्यू निकाल लो, ln 10/9, 10/9.7 ये निकाल लो और इसका फिर ln निकाल लो। तो जो भी वैल्यू आएगा उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर है। यहाँ पर कैलकुलेटर शायद हो सकता है, आई डोंट नो, स्क्रीन शेयर में शायद नहीं आएगा। यू कैन डू दिस। 10/9.7 कितना आ रहा है? 10/9.7 ये हमारा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। (10/9.7) ये हमारा जाएगा 1.03 और इसका अगर लॉन लेना हो तो लॉन 1 0.030451 ऐसा आता उसका लॉन इसका कितना है? 0.03045 ऐसा रहा ना, और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 समथिंग आएगा। क्या आंसर दिया इसका? हाँ सर, एक 31 का ऑप्शन है। 31 का ऑप्शन है, तो यही आंसर है और क्या। और एक्चुअली कुछ और सिंप्लीफिकेशन हो सकता था, हमने 10⁻³ लेके किया ना, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन हो सकता था इसका, तो ये 31 के आसपास आएगा। और लॉग आता है तो आने दो, लॉग तो हमने पढ़ा ही है, क्या दिक्कत है। हमने कहा ना ये अच्छा क्वेश्चन है, अपन इसको हल्के में नहीं ले सकते, वेरिएबल मास का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, हमने जो सिंप्लीफिकेशन किया है वो थोड़ा ध्यान से तुम लोग देख लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन तो बताया गया चीज है, सिंप्लीफिकेशन में ही बहुत सारे बच्चों का पेन नहीं चलता, क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को यहां तक लाने के लिए जो हमने किया वो सारे बच्चे कर पाएंगे क्या, ये डाउट है। ये इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन लाना, इंटीग्रेशन इसको कर देना, ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसके बाद हुआ, अगर हमको आंसर तक लाना है तो इसको सिंप्लीफाई करके, और सीधे सीधे अगर हमको करना है तो सीधे सीधे इसको कैलकुलेट कर देते और यहीं पर लॉन का वैल्यू टेबल से निकाल लेते, इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। या फिर हमारे पास कैलकुलेटर तो कर लेते, लेकिन अगर मान लो हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है और ऑप्शन में सिर्फ 9.7 लॉन 9.7 का वैल्यू दिया हुआ है, लॉन 10 का तो वैल्यू हमको याद होना चाहिए, ये 3.10 ऐसा कुछ होता है ना, 3.1020 ऐसा कुछ होता है ना लॉन 10 का वैल्यू। ये हमको याद होना चाहिए, ये डेटा याद होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। तुम लोग थोड़े थोड़े और बड़े हो जाओगे तो हम बताएंगे कि तुम लोग को कौन कौन सा डेटा याद होना चाहिए। अभी तो खैर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, लॉग के बारे में बहुत ज्यादा बातें अभी नहीं हुई है, फिजिक्स में मैथ्स में हमने सिखाया था। ओके, तो हम स्ट्रिंग फोर्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बात हम लोग को समझ में आनी चाहिए कि ये स्ट्रिंग जो है वो हर एंड पर, हर जगह टी सेम टेंशन लगाता है। अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो वो हर पॉइंट पर सेम ही टेंशन लगाएगा, लेकिन मासलेस होना जरूरी है। एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं।
ये जो 5 kg का ब्लॉक है, तो नो डाउट यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और ये हो जाएगा 50 न्यूटन। यहां पर भी अगर हमसे टेंशन पूछा जाए तो ये भी 50 न्यूटन ही होगा। अगर हमसे पूछा जाए यहां पर टेंशन कितना होगा, यहां पर टेंशन कितना होगा, कौन बताएगा कि यहां पर इस P पॉइंट पर टेंशन कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा? सर 50 न्यूटन ही होगा, पर वो डिपेंड करेगा कहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब हमको P पॉइंट पर टेंशन पूछा जाए तो हमको ये बताना पड़ेगा हम किधर से देख रहे हैं। सपोज हम ऊपर से देख रहे हैं, मतलब हम नीचे वाले सिस्टम पर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा ऊपर की तरफ 50 न्यूटन। अगर हम ऊपर वाले चीज को देख रहे हैं तो ये हो जाएगा नीचे की तरफ 50 न्यूटन। सेम टेंशन हर जगह। An ideal string, an ideal string provide same tension at each and every point. लेकिन ये बात सिर्फ आइडियल स्ट्रिंग के लिए वैलिड है, और आइडियल स्ट्रिंग मासलेस होता है, और स्ट्रिंग हर बार मासलेस हो ये जरूरी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन से इस बात को हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे। जैसे ये एक दो ब्लॉक है और एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दिस इज अ स्ट्रिंग, लेकिन ये थिक स्ट्रिंग है, थिक, और ये हमारा है 3 kg और ये हमारा है 5 kg, और इस पर हम 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और स्ट्रिंग का भी मास है 2 kg, स्ट्रिंग का मास है 2 kg और इसका लेंथ है 2 मीटर, या फिर ले लो इसका, हाँ लेंथ 2 मीटर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 मीटर ले लो। अब यहां से हमसे पूछा जा रहा है टेंशन एट पॉइंट P, टेंशन एट पॉइंट Q और टेंशन एट पॉइंट R विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ हाफ मीटर, आधा मीटर इससे आगे एक पॉइंट है R, उस पॉइंट पर टेंशन कितना होगा। तो 3 टेंशन निकालने हैं, टेंशन एट P, टेंशन एट Q एंड टेंशन एट पॉइंट R at a distance half meter from 3 kg। ये हमको फिगर आउट करना है। चलिए, किसी ने हैंड रेज किया है? The string in this situation is not massless, remember. Okay, बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। सिंपल तरीके से अगर करना हो तो P और Q तो एक एक लाइन में निकल जाएंगे। कैसे? सबसे पहले हम अगेन पूरा का पूरा सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ये हमको पता है। कितने से करेगा? तो 5, 3 और ये 2 kg को भी लेंगे, टोटल सिस्टम का मास हो जाएगा 3 + 2 + 5, मतलब एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज 40 डिवाइड बाई 5 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा 4 मीटर/s²। अब टेंशन एट पॉइंट P निकालना है,
3 kg को एक्सेलरेट कौन करेगा? टीपी। तो टीपी कितना हो जाएगा? 3 × 4 12। अब टी क्यू निकालना है क्यू वाले एंड पर। तो 5 kg के ऊपर टी क्यू कैसा लगेगा? पीछे की तरफ। तो अगर हम 5 kg के ब्लॉक को एक बार ध्यान से देखें तो 5 kg के ऊपर क्या क्या लग रहा है? एक 40 न्यूटन लग रहा है और एक टी क्यू लग रहा है। अब ये टीपी से अलग क्यों है, ये वैल्यू जब आएगा तब समझ आएगा। यानी कि 40 माइनस टी क्यू अपॉन 5, दिस इज द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास एंड दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 4। तो यहां से 40 माइनस टी क्यू इज इक्वल टू 20 और यहां से टी क्यू आ गया 20। साफ साफ हम देख रहे हैं कि टेंशन का वैल्यू अब सेम नहीं रहा। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2 kg का स्ट्रिंग और 3 kg का मास, इसको टी क्यू ही पुल कर रहा है। ये हम पीछे वाले सिस्टम को देख रहे हैं, टी क्यू पुल कर रहा है और 2 kg प्लस 3 kg 5 kg इंटू 4, ऐसे भी सोच सकते हैं 5 × 4, 5 kg का सिस्टम, 4 मीटर पर सेकेंड उसका एक्सेलरेशन 20 न्यूटन। ये दोनों अलग अलग आ गए और आने भी चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग आइडियल नहीं है, इसलिए टेंशन सेम नहीं लगेगा। यहाँ पर जो स्टेटमेंट मेंशन था कि एन आइडियल स्ट्रिंग प्रोवाइड सेम टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ये सिर्फ आइडियल स्ट्रिंग के लिए वैलिड है। ऐसे कोई भी स्ट्रिंग सेम ही टेंशन लगाएगा, ये गड़बड़ है। अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं हुआ तो ऐसा बात सही नहीं होगा। ओके, तब फिर क्या करें? अब तो हमको 1.5 मीटर पर टेंशन निकालना है। अगर इस डायग्राम को एक बार फिर से ब्रश डायग्राम की तरह ड्रॉ कर दें, ये सिचुएशन है 5 3 और इस पॉइंट पर हमको टेंशन निकालना है। इसको दिखने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको सिर्फ पीछे वाले ब्लॉक को कंबाइंड एज ए सिस्टम देख लें, ये एक तरीका हो सकता है, या फिर इसको एज ए सिस्टम देख लें। दोनों में से किसी एक को हम कंसिडर कर सकते हैं। अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन का है, इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते, ये तो 40 न्यूटन लगेगा ही। पीछे वाले देखने का फायदा ये है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ टीआर ही लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा। आगे वाले सिस्टम को देखने पर टीआर पीछे की तरफ लगेगा और 40 भी लगेगा, तो नेट फोर्स में 40 माइनस टीआर करना होगा, काम बढ़ जाएगा। यहां पर डायरेक्ट टीआर लग रहा है, पीछे वाले सिस्टम पर और कुछ लग ही नहीं रहा। बस ये जो स्ट्रिंग है इतना सा, इस स्ट्रिंग का मास हमको पता चल जाए बस। 2 kg का स्ट्रिंग है और 2 मीटर लेंथ है, तो आधा मीटर का लेंथ आधा kg हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, यूनिटरी मेथड। 2 मीटर हैज मास 2 kg, so 1 meter has mass 1 kg, so half meter has mass half kg, यानी कि ये हाफ kg का एक मास हो गया और ये 3 kg, मतलब टोटल ये जो सिस्टम हमने पीछे वाला लिया है इसका मास हो गया 3 + 1/2, मतलब 3 + 1/2 ये मास, और एक्सेलरेशन तो पहले से ही निकाल के बैठे हैं 4, तो 7/2 × 4 14 न्यूटन, एंड दैट इज अगेन अ डिफरेंट आंसर। मतलब तीनों आंसर अलग अलग हैं, ध्यान से देखो, 12 20 14। और हमने जो आर पॉइंट लिया है इसको अगर जैसे चेंज करके कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे, लेट से 1 मीटर पर, 1/4 मीटर पर, 3/4 मीटर पर, ऐसे अलग अलग जैसे जैसे पॉइंट लिए जाएंगे टेंशन का वैल्यू हर बार अलग अलग आएगा। क्यों आ रहा है? कि आइडियल स्ट्रिंग नहीं है। आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है, मास वाले स्ट्रिंग में सेम नहीं रहेगा।
क्या ये बात समझ आ रही है? Anyone have any confusion? तो जितनी बातें आज बताई गई हैं और अगले 1-2 क्लास में जो बताई जाएंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है ये मैटर नहीं कर रहा है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है, आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट। द होल थॉट प्रोसेस कि हमको सोचना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम आंसर लाने में ही बिजी हैं और यही नहीं समझना चाहते कि कैसे आ रहा है, तो जैसे ही मैं बताना बंद करूंगा सब कुछ जीरो हो जाएगा। इसलिए क्लास में लॉजिक पर ध्यान दो, ना कि फाइनल आंसर 14 आ रहा है कि 12 आ रहा है। वो तो आ ही जाएगा, वो तो जो कैलकुलेशन होगा वो तो आ ही जाएगा, लेकिन कैसे सोचना है और कैसे करना है सारा का सारा दरअंदार इसी बात पर होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल आप लोग का एक ऑनलाइन पेपर हम रखेंगे मोशन इन 2D पर, ऑनलाइन टेस्ट मोशन इन 2D। और इस बार मेरे को पिछली बार से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। एक फिक्स टाइम पर पेपर शेयर किया जाएगा और सबको वो जो OMR है उसका एक जगह एक्स्ट्रा जेरोक्स निकाल के रखना है, 2-2, 3-3, 4-4, और सिर्फ एक साइड का ही निकाल के रखना है। मतलब जैसे बोथ साइड का जरूरत नहीं है, सिर्फ वन साइड जिधर मार्क करना है OMR सिर्फ उधर ही साइड का, उसको लेके बैठना है। पेपर ओपन करना है और सर्कल करना है 1.5 घंटे के अंदर। शेयर करने के 1.5 घंटे के बाद OMR फोटो भेज देना है। ये आपको करना है। सो टुमारो टाइमिंग इसका हम रख देते हैं। कल तो आकाश की क्लास नहीं है ना? है? नहीं है सर। तो कल बेटर होगा कि तुम लोग 4 बजे से ही टेस्ट दो। यस, 4 to 5:30 इस टाइम में आपका टेस्ट होगा। ये टाइम जनरली आप लोग आकाश में जाते हो, ये टाइम आपका फ्री है कल। तो इसी टाइम पर टेस्ट ओपन होगा, मतलब पेपर उसी समय हम शेयर करेंगे और हमको 5:30 पर OMR शेयर कर देना है। 5 मिनट इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।